लीजिए सुनिए ओ हेनरी की लिखी कहानी कालाबाज का उद्धार। मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। एक साल टेक्सास की सीमा पर रियो ग्रांडे के आसपास एक निर्दयी डाकू ने कुछ महीने तक लोगों को बहुत परेशान किया। ये बदनाम डाकू देखने में विचित्र लगता था। उसके व्यक्तित्व ने उसके लिए सीमा का आतंक कालाबाज उपाधि अर्जित की थी। उसके और उसके दल के कारनामों की अनेक डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। सहसा एक पल में ही ये कालाबाज पृथ्वी पर से गायब हो गया। दोबारा किसी ने चर्चा भी नहीं की। उसके अंतर्धान होने के इस रहस्य का अनुमान उसके दल के सदस्य भी न लगा सके। सीमांत प्रदेशों की बस्तियों और चरागाहों में ये आतंक फैला हुआ था कि वो फिर से आकर उन्हें लूटेगा और उनके लकड़ी के घरों को तहस नहस कर देगा। पर ऐसा कभी नहीं होगा। ये कहानी उसके भाग्य का रहस्य उद्घाटन करने के लिए ही लिखी गई है। कहानी का प्रारंभिक मसाला सेंट लुई के एक कलाल ने दिया। एक बार उसकी पारखी दृष्टि चिकन रगल्स पर पड़ी, जो मुफ्त खाने के दानों को लोभपूर्वक चुग रहा था। चिकन एक खाना बदोश था। उसकी नाक मुर्गे की चोंच सी थी। मुर्गे खाने की उसकी भूख असीम थी और बिना दाम चुकाए अपनी भूख मिटाने की उसकी आदत थी। साथ ही आवारों ने इन्हीं कारणों से उसे ये नाम दिया था। डॉक्टरों का कहना है कि खाने के समय शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन मैखानों का स्वास्थ्य विज्ञान इससे बिल्कुल उल्टा ही है। चिकन आज खाने के साथ शराब का पैग खरीदना भूल गया था। कलाल अपने गल्ले से उठकर आया, नींबू निचोड़ने के औजार से इस मूर्ख भोजन भट्ट का कान पकड़ा और उसे दरवाजे से बाहर सड़क पर धकेल दिया। इस प्रकार चिकन के दिमाग में आने वाली सर्दियों की विभीषिका का एहसास हो गया। रात ठंडी थी। तारे करुणाहीन चमक से जगमगा रहे थे। सड़कों पर आदमियों की दो अहंकारपूर्ण धक्का मुक्की करती हुई धाराएं शीघ्रता से चली जा रही थीं। लोगों ने अपने ओवरकोट धारण कर लिए थे और उनके नीचे के कपड़ों के अंदर वाली जेबों से पैसे निकलवाने में कितनी कठिनाई होती है, इसे चिकन बहुत अच्छी तरह जानता था। हर वर्ष की तरह दक्षिण की ओर प्रयाण करने का समय आ चुका था। 5 या 6 साल का एक नन्हा सा बालक एक हलवाई की दुकान की खिड़की की ओर ललचाई नजरों से देख रहा था। उसके एक हाथ में 2 औंस की खाली शीशी थी और दूसरे में उसने कुछ चीज जोर से भींच रखी थी, जो चपटी और गोल होती है तथा जिसके किनारे पर चूड़ी बनी हुई होती है। चिकन को ये दृश्य अपनी योग्यता और साहस प्रदर्शन का उपयुक्त क्षेत्र दिखाई दिया। क्षितिज तक नजर दौड़ाकर उसने ठीक तरह इस बात की जांच कर ली कि कोई सरकारी आदमी तो आसपास नहीं है, और फिर उसने अपने शिकार से छलपूर्वक दुआ सलाम शुरू की। लड़के ने इस वार्तालाप की कोई परवाह नहीं की, क्योंकि उसे बचपन से ही ऐसी परोपकारी मनुहारों पर संदेह करने की शिक्षा घर वालों द्वारा मिल चुकी थी। चिकन समझ गया कि अब उसे साहस के साथ ऐसा प्रचंड दांव खेलना पड़ेगा जिसकी भाग्य भी अपने अभिभावकों से आकांक्षा रखता है। उसकी कुल पूंजी 5 सेंट थी, और यदि वो उस चीज को जीतना चाहता है जो उस लड़के की मुट्ठी में भिची हुई है, तो उसे अपनी कुल पूंजी की जोखिम उठानी पड़ेगी। चिकन जानता था कि ये एक अनिश्चित लॉटरी है। उसे कोई तरकीब लगाकर अपने ध्येय की सिद्धि करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को जबरदस्ती लूटने से उसे एकदम डर लगता था। एक बार एक बगीचे में भूखे मरते हुए उसने एक बच्चे के हाथ में की दूध की बोतल पर हमला कर दिया था। क्रुद्ध बालक ने इतनी जल्दी मुंह फाड़कर अपनी नाराजगी प्रकट की कि न जाने कहाँ से सहायता आ पहुंची और उसे 30 दिन आराम से जेल काटनी पड़ी। उसी दिन से उसी की जबानी वो बच्चों से डरता था। बच्चे को उसकी मिठाइयों की पसंद के बारे में कलात्मक ढंग से पूछना शुरू करके धीरे धीरे उसने सारी आवश्यक जानकारी हासिल कर ली। उसकी माँ ने उसे समझाकर भेजा था कि वो पहले दवाई के दुकानदार से 10 सेंट की दर्द की दवा बोतल में डलवाए, अपने डॉलर को बंद मुट्ठी में भींच कर रखे, रास्ते में किसी से बात करने के लिए न रुके और दुकानदार से कहे कि वो बाकी की रेजगारी लपेटकर उसके पैंट की जेब में डाल दे। वास्तव में उसकी 2 जेबें थीं और
उसे चॉकलेट क्रीम सबसे ज्यादा पसंद थी। चिकन स्टोर में गया और सटोरिया बन गया। आने वाली बड़ी जोखिम की तैयारी में अपनी सारी पूंजी उसने मिठाई के शेयरों पर लगा दी। उसने बच्चे को कुछ मिठाइयां दी और उसमें विश्वास का संचार होते देखकर उसे संतोष हुआ। इसके बाद अभियान का नेतृत्व संभालना आसान था। सिर्फ अपने विनियोग का हाथ पकड़कर कुछ दूरी पर अपनी जान पहचान वाली दवाइयों की दुकान तक ले जाना था। वहां चिकन ने एक अभिभावक की हैसियत से डॉलर तो अपने हाथ में संभाला और दवाई मांगी। खरीदारी के उत्तरदायित्व से मुक्त होकर लड़का खुशी खुशी अपनी कैंडी चूसने लगा और तब उस सफल सौदागर ने अपनी जेबों को टटोला, जिसमें उसे सर्दी के कपड़ों की यादगार के रूप ओवरकोट का एक बड़ा बटन मिल गया। उसे उसी प्रकार सावधानी से लपेटकर उसने ये जाली रेजगारी उस विश्वास करने वाले लड़के की जेब में डाल दी। लड़के का मुंह घर की ओर करके कृपापूर्वक उसकी पीठ थपथपाकर, क्योंकि चिकन का हृदय मुर्गे की तरह ही डरपोक था, और अपनी लागत पर 1700% लाभ उठाकर वो सटोरिया बाजार से निकल गया। 2 घंटे बाद आयरन माउंटेन की मालगाड़ी का इंजन खाली डिब्बे लिए हुए अपने कारखाने से टेक्सास की तरफ रवाना हुआ। एक मवेशी डिब्बे में घास के ढेर पर चिकन आराम से लेट गया। इस घोंसले में उसके पास कुछ घटिया शराब और एक थैली में रोटी और पनीर पड़ा था। अपनी व्यक्तिगत गाड़ी में श्रीमान चिकन रगल्स सर्दियां बिताने के लिए दक्षिण की यात्रा कर रहे थे। 1 सप्ताह तक वो गाड़ी रुकती हुई, बदलती हुई और मालगाड़ियों की तरह बढ़ती घटती हुई दक्षिण की तरफ लुढ़कती रही, लेकिन चिकन भूख प्यास लगने के अवसरों के सिवाय उसी से चिपका रहा। वो जानता था कि गाड़ी निश्चित रूप से उसकी मंजिल सान अंटेनियो तक जाएगी। वहां पर हवा मंद और स्वास्थ्यकर होगी। वहां के लोग दयालु और मुक्त भोगी। वहां के कलाल उसे ठोकर नहीं मारेंगे। यदि वो एक ही जगह पर बार बार बिना पैसे दिए खा भी लेगा तो उसे रटे हुए शब्दों में बिना क्रोध दिखाए गालियां ही देंगे, और उनका गालियां देने का ढंग भी बड़ा दिलचस्प होता है, जिसमें वे लंबा चौड़ा शब्दकोश खाली कर देते हैं। और जब तक वे उसकी भर्त्सना करेंगे चिकन अपना खाना समाप्त कर लेगा। वहां का मौसम सदाबहार, वहां की रातें सदा सुहागिन, और यदि घरों में आव भगत न होती तो सर्दी के कुछ इने गिने दिनों को छोड़कर खुले में आदमी बड़े आराम से सो सकता है। टेक्सर खाना पहुंचकर उसका डिब्बा एक और गाड़ी से जोड़ दिया गया। गाड़ी बराबर दक्षिण की ओर बढ़ती रही और कोलोरेडो का पुल पार करके आस्टिन पहुंची, जहां से एक शाखा तीर की तरह सीधी सान अंटेनियो जाती थी। लेकिन मालगाड़ी जब सान अंटेनियो पहुंची तब चिकन सो रहा था। 10 मिनट बाद गाड़ी लारेडो के लिए रवाना हो गई, जो उस लाइन का अंतिम स्टेशन था। मवेशियों के खाली डब्बे इसी दरमियान अलग अलग गोचरों में मवेशी लादने के लिए बंटने वाले थे। चिकन की आंख खुली तब गाड़ी खड़ी थी। दरारों से देखने पर उसे बाहर चांदनी दिखाई दी। रेंगते हुए बाहर आकर उसने देखा कि उसका डिब्बा 3 अन्य डिब्बों के साथ निर्जन जंगल की एक ओर खड़ा है। रेल के एक किनारे मवेशियों का एक बाड़ा है और उन्हें गाड़ी में लादने का यंत्र भी वहीं पड़ा है। रेल की पटरी के चारों ओर सूखा सुनसान मैदान समुद्र की तरह फैला हुआ है। चिकन को महसूस हुआ कि इस वीराने में वो अकेला रॉबिन्सन क्रूसो की तरह भटक गया है। पटरी के पास ही एक सफेद खंभा था। पास जाकर चिकन ने पढ़ा, सान अंटेनियो 90 मील। लारेडो भी दक्षिण की ओर उतनी ही दूरी पर था। किसी भी शहर से वो इस समय लगभग 100 मील दूर था। उस रहस्यपूर्ण निर्जन से जानवरों की चीखें सुनाई दे रही थीं। चिकन को अकेलापन महसूस हुआ। वैसे तो वो बोस्टन में रहा और पढ़ा नहीं, शिकागो में रहा और डरा नहीं, फिलाडेल्फिया में रहा और सोने की जगह नहीं खोजी, न्यूयॉर्क में रहा और आसरा नहीं पाया, और पिट्सबर्ग में रहकर शराब में अपनी हस्ती को नहीं डुबाया, परंतु आज के जैसा अकेलापन उसने कभी महसूस नहीं किया। एकाएक उस गहन नीरवता में उसे घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई दी। आवाज पूरब की ओर से आ रही थी। चिकन ने सावधानी से उसी दिशा में खोज आरंभ की। ऊंची ऊंची घास से वो बचकर चला, क्योंकि इस बीहड़ में ऐसी कई चीजें हो सकती हैं जिनसे वो डरता था, जैसे सांप, चूहे, डाकू, कनखजूरे,
मरीचिका, गडरिये, जंगली भील, केकड़े या और कोई भला। उसने कहानियों में इन चीजों के संबंध में बहुत पढ़ रखा था। अपने गोल गोल सिरों को उठाए डरावने ढंग से फैली हुई नागफनी के झुंड के उस तरफ जाते ही वो डर से कांप उठा। एक घोड़ा उसके आने से चौकन्ना होकर उछला और नथने फुलाता हुआ कोई 50 गज भागकर फिर चरने लगा। इस वीराने में यही एक ऐसी चीज थी जिससे चिकन डरता नहीं था। वो खेतों में ही छोटे से बड़ा हुआ था और बचपन से ही घोड़ों को संभालना, दौड़ाना और समझना सीख गया था। धीरे धीरे घोड़े को पुचकारता हुआ वो आगे बढ़ा। एक बार डर कर घोड़ा शांत हो गया था और चिकन ने धीरे धीरे आगे बढ़कर डोरी का फंदा डालकर उसे पकड़ लिया। कुछ ही देर में उसने मैक्सिकन बंजारों की तरह उसी डोरी की काम चलाऊ लगाम बना ली। दूसरे ही क्षण वो घोड़े के ऊपर बैठा सरपट आगे बढ़ा जा रहा था। ये मुझे कहीं न कहीं तो पहुंचा ही देगा, ये सोचकर उसने मंजिल और दिशा घोड़े की इच्छा पर छोड़ दी। इस चांदनी रात में खुले मैदान पर घोड़े को स्वच्छंद दौड़ाना चिकन जैसे कामचोर और आलसी मनुष्य के लिए भी आनंद की बात हो सकती थी, परंतु इस समय उसकी इच्छा नहीं थी। उसका सिर चकरा रहा था, प्यास से गला सूख रहा था और जिस किसी अनिश्चित स्थान में उसका घोड़ा उसे ले जा रहा था उसकी एक धुंधली सी आशंका उसे परेशान कर रही थी। उसने देखा कि घोड़ा एक निश्चित मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। जहां समतल मैदान होता वहां वो तीर की तरह पूरब की ओर भागता और जहां रास्ता पहाड़ियों, सूखे नालों या दुर्गम घाटियों से असम हो जाता वहां भी वो अपने किसी सहज ज्ञान से प्रेरित उसी दिशा में अग्रसर हो रहा था। अंत में एक छोटी सी पहाड़ी के किनारे घोड़े ने अपनी चाल धीमी कर दी। कुछ ही दूर पेड़ों का एक झुरमुट आया जिसके नीचे मैक्सिको निवासियों के रहने जैसी एक गुमटी थी। एक कमरे का छोटा सा घर, बांस पर मिट्टी थोपकर बनाई हुई कच्ची दीवारें और फूस का छप्पर। अनुभवी आंखों ने इसे फौरन किसी छोटी सी चरागाह के मालिक के निवास स्थान के रूप में पहचान लिया होता। चांदनी में नजदीक के बाड़े की जमीन भेड़ों के खुरों द्वारा कूट पीसकर समतल बना दी गई थी। सभी ओर चरागाहों का तामझाम बिखरा पड़ा था, जैसे रस्सियां, लगामें, जीन, भेड़ों की खालें, ऊन के बोरे, नांद और तंबू ठोकने का कवाड़ा। दरवाजे के पास 2 घोड़ों की बग्घी खड़ी थी। वहीं पीने के पानी का पीपा रखा था। बग्घी की धुरी पर घोड़े के कई साज अस्त व्यस्त पड़े ओस में भीग रहे थे। नीचे उतरकर चिकन ने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया। बार बार पुकारने पर भी उसे कोई उत्तर नहीं मिला। दरवाजा खुला ही था। वो सावधानी से अंदर घुसा। धुंधली रोशनी में भी उसने देख लिया कि घर में कोई नहीं है। उसने दिया सलाई से टेबल पर पड़ी लालटेन को जलाया। कमरा किसी अविवाहित चरवाहे का मालूम देता था, जिसे सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के संग्रह से ही संतोष था। चिकन ने सतर्कता से कमरे को छानना शुरू किया और उसकी कल्पना से भी परे एक चीज, एक छोटी सी भूरी सुराही उसके हाथ लगी, जिसमें अब भी उसकी तमन्ना से भरा एक जाम बचा था। करीब आधे घंटे बाद लड़ाकू मुर्गे की तरह खूंखार होकर चिकन लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। इस दरमियान उसने अपने फटे पुराने चिथड़ों के स्थान पर मकान मालिक के कपड़ों पर अधिकार जमा लिया था। वो भूरी जीन का मोटा सूट पहने हुए था, जिसका कोट छेल बटाऊ सा भड़कीला था। वो भारी जूते पहने था, जिसकी एड़ उसके हर कदम के साथ चरमराती थी। उसकी कमर में कारतूसों से भरा चमड़े का एक पट्टा कसा हुआ था, जिसके दोनों ओर 2 तमंचे लटक रहे थे। इधर उधर टटोल कर उसने कुछ कंबल, एक जीन और एक लगाम भी ढूंढ ली और इनसे अपने घोड़े को कसा। जोर से एक बेसुरा गीत अलापता हुआ वो घोड़े पर बैठकर जल्दी से आगे बढ़ गया। बड किंग की डाकुओं, लुटेरों और उठाईगीरों की टोली नजदीक में ही फ्रायो नदी के किनारे एकांत में डेरा डाले हुए थी। रियो ग्रांडे के इस इलाके में उनकी करतूतों से आतंक छाया हुआ था, जिससे कैप्टन किन्नी को अपने साथियों की मदद से उनकी खबर लेने का हुक्म मिल चुका था। इसीलिए बड किंग ने, जो एक अनुभवी और समझदार नायक था, अपने साथियों की राय को ठुकराकर भी कानून के इन हिमायतियों के पंजे में फंसने के बजाय कुछ समय के लिए फ्रायो घाटी के इस बीहड़ में अवकाश ले लेना ही उचित समझा था।
हालांकि ये कदम समझदारी का था और बड किंग की प्रसिद्धि या बहादुरी पर इससे कोई धब्बा नहीं लगता था। फिर भी उसके साथियों में असंतोष की एक लहर फैल गई। दरअसल इस निर्जन में अपयश के साथ चुपचाप पड़े हुए वे लोग गुपचुप बड किंग के नेतृत्व की अयोग्यता पर वाद विवाद करने लगे थे। इससे पहले कभी बड की बुद्धिमत्ता और कार्यक्षमता की आलोचना किसी ने नहीं की थी, परंतु अब एक नवोदित तारे के प्रकाश में उसके यश का सूर्य फीका पड़ रहा था। यश का यही दुर्भाग्य होता है। दल की भावना एक ही विचार में केंद्रित हो रही थी कि कालाबाज उनका नेतृत्व अधिक जीवट, लाभ और योग्यता से कर सकता है। ये कालाबाज उपनाम सीमा का आतंक कोई 3 महीने हुए दल का सदस्य बना था। एक रात जब वे लोग सैन मीगल तालाब के किनारे डेरा डाले हुए पड़े थे, एक आबदार फौजी घोड़े पर बैठा हुआ कोई एकाकी घुड़सवार उनसे आ मिला। नवागंतुक का डील डौल लंबा चौड़ा और अपशकुन सूचक था। चौंच की सी नाक, जिसका नुकीला भाग घनी काली मूछों के ऊपर उठा हुआ था, डरावनी गहरी आंखें, हैट बूट से लैस, तमंचों से जड़ा हुआ, नशे में चूर, निर्भयता की साक्षात मूर्ति। बड किंग के डेरे में इस तरह बेधड़क घुस आने की हिम्मत रियो की घाटी में रहने वाले कम ही लोगों ने की होगी, परंतु ये तो शिकारी बाज की तरह घुस आया और भोजन कराने की मांग करने लगा। मैदानों के उस उपजाऊ प्रदेश में आतिथ्य की कमी नहीं। यदि आपका दुश्मन भी आपके दरवाजे से होकर गुजरे तो आपका फर्ज है कि गोली से उड़ाने से पहले उसके पेट पूजा करे। उसके शरीर को बंदूक की गोलियों से भरने से पहले उसके पेट को भंडार की उत्तम चीजों से भरना जरूरी है। इसलिए अज्ञात कारण से आए हुए इस अजनबी के सम्मान में एक शानदार दावत की गई। वो बड़ा बातूनी था। अपने कारनामों की उसने शानदार गप्पे हाँकी। कभी कभी उसकी भाषा समझ में नहीं भी आती, पर बात का रंग जमा रहता। इस कैंडे के आदमियों से अनजान बड किंग के साथियों में उसने सनसनी फैला दी। उसकी दूर की सूझ, लच्छेदार भाषा, जीवन का लापरवाह दृष्टिकोण, इस दुनिया और आने वाली दुनिया के प्रति उदासीनता और मन की बात को निशंक होकर कहने का ढंग, इन सब बातों ने दल के सदस्यों को उसका बिना मूल का गुलाम बना दिया। आगंतुक के लिए लुटेरों का वो दल मूर्ख किसानों के समूह से अधिक कुछ नहीं था। जिस तरह किसी खेत में बैठे बैठे उन्हें गप्पे सुनाकर वो अपना पेट भर लेता था, उसी तरह आज डाकुओं के दल को फंसा बैठा। और सचमुच उसके अज्ञान का एक और कारण भी था। प्रदेश के लुटेरे एकदम बुरे नहीं होते। डाकुओं का वो दल किसी अजनबी को निरीह गंवार किसानों का समूह लग सकता था, जो बैठे बैठे भुट्टे भून रहे हों। नम्र व्यवहार, धीमी चाल, मंद स्वर, सादे कपड़े, उनके काले कारनामों का एक भी चिन्ह सामान्य दर्शक को दिखाई नहीं देता था। इस दिलचस्प मेहमान का 2 रोज तक शानदार स्वागत हुआ। फिर एक मत से उसे दल का सदस्य बनने का निमंत्रण दिया गया। उसने अपनी सहमति व्यक्त की और कप्तान मॉन्ट्रेसर के शानदार नाम से दर्ज होने की इच्छा भी, परंतु इस सुझाव का तुरंत विरोध हुआ और उसकी कभी न बुझने वाली भूख को नजर में रखते हुए बकासुर की उपाधि प्रदान की गई। इस तरह टेक्सास के सीमांत प्रदेश में वहां के सबसे दर्शनीय डाकू का जन्म हुआ। इसके बाद 3 महीने तक बड किंग अपना काम करता रहा। सिपाहियों से मुठभेड़ यथासंभव टालना और मौका लगते ही जो कुछ मिले उसमें संतोष मानकर रफू हो जाना। दल ने समीप की चरागाहों के कई सुंदर घोड़े और मवेशियों के कई रेवड़ उड़ाए, जिन्हें रियो घाटी के उस पार अच्छे दामों में बेच दिया गया। कभी कभी दल छोटे छोटे गांवों या मैक्सिकन लोगों की बस्तियों पर धावा बोल देता और उन गरीब बंजारों को डरा धमकाकर खाने पीने की चीजें और बारूद, कारतूस जैसी आवश्यक चीजें लूट कर ले जाता। इस प्रकार के रक्तहीन धावों के दौरान में ही बकासुर के भयानक डील डॉल और डरावनी आवाज ने उसके लिए एक ऐसी शानदार और व्यापक प्रसिद्धि अर्जित कर ली जो दल के मधुभाषी रोनी सूरत वाले लुटेरों के लिए जीवन भर में भी कमानी संभव नहीं थी। नामकरण करने में प्रवीण मैक्सिकन लोगों ने ही पहले पहल उसका नाम कालाबाज रखा था। उस नाम से वे बच्चों को डराया करते थे कि ये भयानक लुटेरा अपनी चोंच में छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है। कुछ ही दिनों में ये कालाबाज
सीमा का आतंक नाम से प्रसिद्ध हो गया और अखबारों की अतिशयोक्तिपूर्ण खबरें और गडरियों की गपशप में प्रचलित हो गया। न्यूसीस से लगाकर रियो ग्रांड तक का प्रदेश बीहड़ पर उपजाऊ था। भेड़ बकरी चराने के बड़े बड़े चरागाहों की जमीन की कोई कीमत नहीं थी। आबादी बहुत कम थी। कानून विशेषतर किताबों तक ही सीमित था और डाकुओं को बहुत कम विरोध का मुकाबला करना पड़ता था। पर इस भड़कीले और आकर्षक बकासुर के आगमन के बाद दल काफी कुप्रसिद्ध हो गया था। तब किन्नी और उनके साथियों ने इसी प्रदेश में डेरा जमाया। बड किंग ने निश्चय किया कि अब दो ही विकल्प हैं, या तो खूंखार लड़ाई या कुछ समय के लिए संन्यास। लड़ाई की जोखिम उठाना इस समय अनावश्यक समझकर वो अपने दल को फ्रायो के एक दुर्गम दर्रे में ले गया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इसी बात को लेकर दल के सदस्यों में असंतोष की आग भड़क उठी और बड के खिलाफ कार्यवाही करने का निश्चय किया गया। उत्तराधिकारी के रूप में कालाबाज ही लोकप्रिय था। बड किंग अपने साथियों की भावना से अनभिज्ञ नहीं था, इसलिए उसने अपने विश्वस्त सेनानी कैक्टस टेलर को सलाह मशवरे के लिए बुलाया। बड बोला, अगर वे लोग मुझसे संतुष्ट नहीं हैं तो मैं पदत्याग करने को तैयार हूं। मेरे काम करने के ढंग से वे संतुष्ट नहीं हैं। विशेष कारण यह हुआ कि जब तक सेम किन्नी इस इलाके में मौजूद है, मैंने चुप रहना ही उचित समझा है। मैंने तो उन्हें गोली का शिकार बनने या सरकारी मेहमान बनने से बचाया और वे कहते हैं कि मैं निकम्मा हूं। कैक्टस ने उत्तर दिया, असली कारण ये नहीं है। असल में वे लोग बकासुर से बहुत प्रभावित हुए हैं और चाहते हैं कि अपनी शानदार मूछों और चौंचनुमा नाक लिए वही उनके कारवां का रहबर हो। बड ने विचार करते हुए कहा, बकासुर के बारे में कुछ विचित्र बात तो जरूर है। उसके मुकाबले का कोई आदमी ही अब तक मैंने नहीं देखा। बेशक वो चिल्लाता बहुत जोर से है और उसकी जोड़ का घुड़सवार भी मिलना मुश्किल है, पर उसे अभी आजमाया नहीं जा सका। तुम जानते हो कैक्टस कि उसके आने के बाद अपने दल का अभी तक किसी से संघर्ष ही नहीं हुआ। मैक्सिकन गवारों को डराने में या छोटी मोटी दुकानों को लूटने में बकासुर सिद्धहस्त है। ये भी माना कि मक्खन के डिब्बे लूटने में और आयस्टर के टीन उड़ाने में भी वो पारंगत है, पर इससे उसकी लड़ाई की उमंग का पता नहीं चलता। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो गप्पें तो बहुत लंबी चौड़ी हाँकते हैं, पर गोली की पहली बौछार बरसते ही उनके पेट में दर्द होने लगता है। कैक्टस बोला, बातें तो वो बड़ी बड़ी करता है और कई लड़ाइयों का वर्णन भी सुनाता है। कहता है कि उसने हाथी की नानी को देखा है और उल्लू की मौसी को सुना है। बड किंग ने डाकुओं की सांकेतिक भाषा में शंका व्यक्त की, मुझे तो ढोल में पोल दिखाई देती है। ये बातचीत एक रात को खेमे में बैठकर हुई थी, जबकि दल के अन्य 8 सदस्य धूनी के चारों ओर पड़े आराम से खाना खा रहे थे। बड और कैक्टस का वार्तालाप समाप्त होते ही बकासुर की डरावनी आवाज सुनाई दी, जो सदा की तरह अपनी भेड़ियों सी भूख का थोड़ा बहुत निवारण करने में लगा हुआ था, क्योंकि उसकी संपूर्ण तुष्टि तो संभव ही नहीं थी। वो कह रहा था, इन गाय के बछड़ों और घोड़ों का हजारों मील पीछा करने से क्या फायदा? इसमें क्या रखा है? झाड़ झंखाड़ों में दिन भर भटक भटक कर ऐसी प्यास लगती है जिसे पूरा मैखाना भी नहीं बुझा सकता, और खाना छूट जाता है सो अलग। अगर मैं इस दल का मुखिया हूं तो क्या करूं मालूम है? मैं तो किसी रेलगाड़ी को लूटूं, किसी डाक गाड़ी पर ही हाथ साफ करूं, ताकि नगद नारायण तो हाथ लगे। इस तरह धूल फांकने से क्या फायदा? मैं तो अब थक गया हूं। गाय घोड़े चराने के इस घटिया खेल से मुझे नफरत हो गई है। बाद में दल के प्रतिनिधि बड से मिले। एक पांव पर खड़े खड़े दांतों से घास चबाते हुए वे इधर उधर की उद्देश्यहीन बातें करने लगे, क्योंकि अपने नेता की भावना को ठेस लगाने में उन्हें दुख हो रहा था। बड उनके आने का कारण जानता था। वे अधिक खतरा और अधिक लाभ चाहते थे। बड ने उनका काम आसान कर दिया। रेलगाड़ी लूटने की बकासुर की योजना ने उनके मन में नई शक्ति का संचार करके उसके संयोजक के साहस और हिम्मत के प्रति और भी अधिक श्रद्धा उत्पन्न कर दी थी। स्वभाव से वे लोग इतने सीधे सादे, निश्छल और रूढ़िग्रस्त थे कि इससे पहले कभी मवेशी चुराने और उनके काम में टांग अड़ाने वालों को मौत के घाट उतारने के सिवाय उन्होंने अपने व्यापार का क्षेत्र बढ़ाया ही नहीं था। बड ने उदारतापूर्वक इस अभियान में सहायक का स्थान स्वीकार कर लिया, ताकि कालाबाज अपने नेतृत्व की योग्यता प्रमाणित कर सके। रेल के टाइम टेबलों का अध्ययन
उस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और अन्य कई बातों के सोच विचार के बाद नई योजना कार्यान्वित करने का दिन, समय और स्थान तय किया गया। उन दिनों मैक्सिको में चारे का अकाल पड़ रहा था और अमेरिका में मवेशियों की कमी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जोरों पर था और दोनों देशों के बीच काफी धन रेल द्वारा ले जाया जाता था। ये निश्चित हुआ कि इस डाके के लिए लारेडो से 40 मील उत्तर की ओर स्थित आईजीएम रेलवे का एस्पिना नामक छोटा सा स्टेशन सबसे उपयुक्त रहेगा। गाड़ी वहां सिर्फ 1 मिनट रुकती थी। चारों तरफ का प्रदेश उजाड़ और निर्जन था और स्टेशन पर सिर्फ एक ही मकान था जिसमें स्टेशन मास्टर रहता था। घोड़ों पर बैठकर कालेबाज का दल रात में ही निकल पड़ा। पूरा दिन उन्होंने एस्पिना के समीप की झाड़ियों में घोड़ों को सुस्ताया। एस्पिना में गाड़ी रात को 10:30 बजे आती थी। गाड़ी लूट कर दूसरे दिन भोर होते होते वे लोग राजी खुशी मैक्सिको की सीमा पार कर सकते थे। ईमानदारी से कहें तो कालाबाज ने अपनी माननीय जिम्मेदारी से झिझकने का कोई लक्षण प्रकट नहीं किया। बहुत समझदारी के बाद उसने अपने दल के लोगों में काम का विभाजन किया और अपना कर्तव्य निभाने की उन्हें तालीम दी। पटरी के दोनों तरफ दल के 4-4 लोग झाड़ी में छुपे रहेंगे। कनकटा रोजर स्टेशन मास्टर को संभालेगा। ब्रोंको चार्ली घोड़ों को तैयार रखेगा। इंजन के खड़े रहने के संभावित स्थान पर एक ओर बडकिंग और दूसरी ओर स्वयं कालाबाज छुपकर बैठेंगे। गाड़ी रुकते ही ड्राइवर और खलासी पर हमला करके वे दोनों उन्हें नीचे उतारकर पीछे की ओर जाने को मजबूर करेंगे। इसके बाद डाकगाड़ी को लूटकर पलायन किया जाएगा। जब तक कालाबाज अपना तमंचा चलाकर इशारा न दे तब तक कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। योजना परिपूर्ण थी। गाड़ी आने से 10 मिनट पहले हर आदमी अपनी जगह पर मुस्तैद हो गया। पटरियों तक घनी उगी हुई घास ने उन्हें पूरी तरह ढक लिया था। रात काली थी और बदली रिमझिम बरस रही थी। कालाबाज पटरी से कोई 5 गज दूर एक झाड़ी के पीछे छिपा बैठा था। उसके दोनों ओर 6-6 कारतूसों वाली 2 पिस्तौलें बंधी हुई थीं। कभी कभी वो अपनी जेब से एक छोटी सी काली बोतल निकालकर मुंह से लगा लेता था। पटरी पर काफी दूर एक मध्यम तारा दिखाई दिया जो थोड़ी ही देर में आने वाली गाड़ी की हेडलाइट में परिवर्तित हो गया। गाड़ी घड़घड़ाती हुई आई। छिपे हुए लुटेरों को प्रकाश में डुबोता हुआ इंजन आगे बढ़ गया, मानो उन्हें सजा देने के लिए कोई यमदूत आया हो। कालाबाज जमीन से चिपक गया। उनके अंदाज के खिलाफ इंजन कालाबाज और बडकिंग के छिपने की जगह के पास रुकने की बजाय कोई 40 गज आगे जाकर रुका। डाकुओं का सरदार उठ खड़ा हुआ और झाड़ी से इधर उधर झांकने लगा। उसके साथ ही इशारे की राह देखते हुए चुपचाप पड़े थे। कालाबाज के ठीक सामने जो चीज आ खड़ी हुई उसने तुरंत उसका ध्यान आकर्षित किया। ये डाक गाड़ी न होकर मिलीजुली गाड़ी थी। उसके सामने एक मवेशियों का डिब्बा आ खड़ा हुआ जिसका दरवाज़ा गलती से कुछ खुला रह गया था। अंदर से आने वाली भीनी परिचित घुटी हुई नशीली और प्रिय सड़े हुए तेल की सी दुर्गंध ने उसके मन में बीते हुए सुखी दिनों और यात्राओं की याद ताज़ा कर दी। इस मोहक सुगंध को कालाबाज वैसी तल्लीनता से सूंघता रहा जैसे कोई घुमक्कड़ स्वदेश लौटकर गुलाब के फूलों से छाई अपनी झोपड़ी को सूंघता है। घर की याद ने उसे पागल कर दिया। उसने रेल के डिब्बे में हाथ डाला। फर्श पर सूखी गुदगुदी घुंघराली नरम आकर्षक घास बिछी हुई थी। बाहर रिमझिम का स्थान हड्डियां कपा देने वाली वर्षा ने ले लिया था। गाड़ी की घंटी बजी। डाकुओं के सरदार ने कमर से पट्टा खोला और तमंचों के समेत उसे जमीन पर फेंक दिया। भारी जूतों और चौड़े टोप की भी वही दशा हुई। कालाबाज का रूपांतर हो गया। गाड़ी रवाना होती ही एक झटके के साथ भूतपूर्व सीमा के आतंक ने कूद कर डिब्बे में चढ़ते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया। घास पर आराम से लेटे हुए काली बोतल सीने से लगाए आंखें बंद की और अपने डरावने चेहरे पर मूर्खतापूर्ण पर सुखद मुस्कुराहट लिए चिकन रगल्स ने अपनी वापसी यात्रा आरंभ की। डाकुओं का दल अपने नेता के इशारे की प्रतीक्षा में निस्पंद पड़ा रहा और रेलगाड़ी बेखटक एस्पिना से चल दी। जैसे ही गाड़ी की रफ्तार बढ़ती गई और ऊंची घास के काले झुरमुट पीछे सरकते गए, गाड़ी के हर कार्य ने अपना पाइप सुलगाकर खिड़की से बाहर देखते हुए टिप्पणी की, वाह,
डाका डालने के लिए क्या ही बढ़िया स्थान है। अभी आप सुन रहे थे ओ हेनरी की लिखी कहानी कालाबाज का उद्धार, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।